कच्चे तेल के $126 के पार निकलने से बाजार का मूड खराब। निफ्टी 350 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,850 के नीचे आया। बैंक निफ्टी 900 पॉइंट से ज्यादा टूटा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज दबाव। 10% से ज्यादा चढ़ा डर का इंडेक्स इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। रिजल्ट्स के बाद भागा बजाज फाइनेंस। शेयर करीबन 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही मोतीलाल ओसवाल में भी खरीदारी। वहीं रिजल्ट्स के बाद वारी एनर्जीज 11% टूटा। उधर मजबूत चार्ट के दम पर कोल इंडिया में रौनक, लेकिन कमजोर चार्ट से फिसले यूनियन बैंक और स्विगी। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की ओर से डिमांड बढ़ने से रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 44 पैसे का दबाव। $1 का भाव ₹95.26 तक फिसला। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा बिकवाली। ऑटो इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसला। 3% से ज्यादा गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल हुए टाटा मोटर्स और फोर्स मोटर्स। साथ ही रियलिटी और एनबीएफसीज में भी दिखा दबाव। वहीं फार्मा शेयर्स में हल्की खरीदारी। मजबूत नतीजों के दम पर 5% से ज्यादा दौड़ा सिंजिन। साथ ही एम्फेसिस भी करीब 3% ऊपर, लेकिन बेहद कमजोर नतीजों के चलते 10% फिसला एचईजी। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस खराब मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। सबसे पहले तो रखिए ब्रेंट का भाव स्क्रीन पर, और $126 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं प्रति बैरल, जो सिर दर्द है फिलहाल। एक बार ब्रेंट का भाव रखिएगा स्क्रीन पर। उसके बाद रखिएगा रुपी, जिस 125 के आसपास है हम प्रति बैरल। और एक बार रुपी भी रख दीजिए। जिस तरीके से कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 95 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो ये दो कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन फिलहाल मार्केट पर भारी पड़ रहा है। निफ्टी लेकर आई है अब 344 अंक नीचे। हम डेज लो के आसपास निफ्टी में कामकाज करते हुए 23,834 के लेवल पर। बैंक निफ्टी 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 54,483 के लेवल पर बैंक निफ्टी। और पूरा सेक्टर देखें आप तो यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी कोशिश कर रहा था, क्योंकि रुपए में कमजोरी है तो इवेंचुअली आईटी को फायदा हो जा रहा है, लेकिन ये भी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स एनर्जी स्पेस से आपको चलते हुए नजर आएंगे, जैसे जी वर्नोवा, कोल इंडिया, टोरेंट पावर और पावर इंडिया जैसे स्टॉक्स अभी भी इस खराब मार्केट में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्रूड का उछाल और साथ ही कमजोर रुपया, ये खराब फिलहाल स्थिति कर रहा है मार्केट की। एक बार ब्रेथ भी रखिएगा, जो पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रांग नजर आ रहे थे आज वो भी खराब है। 2,990 स्टॉक्स से इनफैक्ट ज्यादा ही जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। मात्र 335 ऐसे स्टॉक्स हैं, 635 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से ये कि अब इस मार्केट में करना क्या है। अरुण जी, गुड मॉर्निंग टू यू और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले ये बताइए कि जो हम अब निफ्टी पर कर रहे हैं कारोबार, एक बार निफ्टी लेकर आइएगा स्क्रीन पर, जो करीब निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। हम जो 23,836 के लेवल पर कर रहे हैं कारोबार, तो ये 23,800 जो लेवल आज इंट्राडे का लो है वो भी टूटेगा क्या? किस ओर जा रहे हैं निफ्टी में? और साथ ही बैंक निफ्टी जिस तरीके से प्रेशर में है, अब इन दोनों पर क्या आउटलुक होगा, कंसिडरिंग कि क्रूड में उछाल है और रुपए कमजोर है? श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया जी, कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है और क्रूड का, रुपये का क्लियर इम्पैक्ट मार्केट पे नजर आ रहा है। पर टेक्निकल चार्ट्स अगर देखते हैं तो एक मल्टीपल सपोर्ट्स है 23,750, 23,800 के आसपास। चूंकि 3 दिन की छुट्टी है, मार्केट 2 दिन से थोड़ा ऊपरी लेवल से 400-500 पॉइंट गिरा भी है। तो कहीं ना कहीं 23,750 शायद आज आपको होल्ड करता हुआ नजर आए और थोड़ा बहुत बाउंस आपको शायद देखने को मिले, क्योंकि क्रूड 126 के आसपास है। यहाँ से अगर थोड़ा भी रिट्रेस क्रूड भी होता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। पर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेने की सलाह नहीं है जब तक वापस 24,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता। लॉन्ग पोजीशंस लेने की बिल्कुल सलाह नहीं है। 24,000 के ऊपर निकलता है, मार्केट थोड़ा सस्टेन पॉजिटिवली करता है, देन हम लॉन्ग की बात कर सकते हैं। पर जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है और जिन्होंने अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया है, 23,750 का स्टॉप लॉस लगाना है। आज अगर 23,750 के नीचे जाता है
तो 23,500 तक के लेवल्स आपको जी, तो मार्केट साथ ही अगर हम देख रहे हैं कि एचयूएल के जो नतीजे हैं हमें आते हुए दिखाई दिए हैं, ब्रॉडली अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो इन लाइन ही आता हुआ दिखाई दिया है। जो अनुमान स्ट्रीट लगा के चल रहा था उसी के आसपास जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ एस्टिमेट से हमें 1% ऊपर आती हुई दिखाई दी है। 4 से 5% का अनुमान जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ का लगाया गया था, लेकिन 6% की वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पे लगातार आते जा रहे हैं जहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि और जो नंबर्स हैं वो किस तरीके के आए हैं। साथ में अभी एक बार पैट का नंबर नहीं आया है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखी है, लेकिन आ गया है। जो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वहाँ पे भी एक अच्छी जो बढ़त है वो इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। 2,994 करोड़ पे जो प्रॉफिट है वो एचयूएल इस टाइम पे दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ब्रॉडली इस टाइम पे नंबर्स जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं और वही रिएक्शन हमें इस टाइम पे एक चार्ट पे भी देखने को मिला। डायरेक्ट एक स्पाइक अभी में आता हुआ दिखाई दिया जैसे ही नंबर्स इस टाइम पे हमें फ्लैश होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी नंबर्स के ऊपर तो हमने देखा था कि अभी इंडियन बैंक के जो नंबर्स हैं वो आए हैं और नंबर्स अगर हम बात करें ब्रॉडली हमें स्टेबल देखने को मिले हैं। मुनाफा में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहां पे भी 11% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। एसेट क्वालिटी में हालांकि हमें एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इस टाइम पे आगे का जो फ्यूचर है वो किस तरीके का रह सकता है, आउटलुक पे बात करने के लिए कंपनी के हमारे साथ एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार जी जुड़ गए हैं। विनोद सर, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। विनोद सर, नंबर्स हमें ब्रॉडली अगर हम देखें तो इस टाइम पे इन लाइन देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके का मार्केट है तो जो चॉपीनेस है वो इस टाइम पे शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। हमें जो ओवरऑल नंबर है उसके की हाइलाइट्स क्या है, बिकॉज जो पैट है, हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तो हमें मेजरली इन लाइन देखने को मिली है। आप देखें तो मैंने जो गाइडेंस दिया था ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर गाइडेंस हमने बेटर किया है। डिपॉजिट ग्रोथ गाइडेंस हमने दिया था 8 to 10%, मैंने किया है 12.29%। एडवांस ग्रोथ भी अगर आप देखें तो मैंने 10 to 12% का दिया था, मैंने 13.43% किया है। जो मेजर हाईलाइट टू थिंग कहूंगा मैं, कासा का आप देखें तो कासा मेरा ग्रोथ 10.85 रहा है, इवन इन टाइम व्हेन बैंक्स आर स्ट्रगलिंग, तो कासा ग्रोथ मेरा अच्छा रहा है। रैम में भी ग्रोथ मेरा 15.28% का रहा है, उसमें रिटेल का ग्रोथ 18.72 और एमएसएमई का ग्रोथ 16.39। जो एक और अच्छी बात हुई है, कॉर्पोरेट पिछले साल मेरा ग्रोथ सिर्फ 3% था, जो कि बढ़ करके इस साल 9.19% हुआ है। तो ये सब कुछ अच्छे हाईलाइट हैं। और रिटर्न ऑन एसेट का भी गाइडेंस मैंने 1.2 के आसपास का दिया था, लेकिन मेरा रिटर्न ऑन एसेट एनुअल 1.31 रहा है। और पूरे साल का अगर मैं कंपेयर करूं कि पिछले साल से इस साल का, तो 1.32 से 1.31 सिर्फ 1 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया है हमारे आरओए पे। ओके, तो नंबर्स ठीक ठाक है। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, ये जो नया ईसीएल फ्रेमवर्क है आरबीआई की तरफ से जो आया है, प्रोविजनिंग को लेकर जो गाइडलाइंस है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप फिलहाल अपने बैंक पर? देखिए, पहले तो अभी गाइडलाइंस आया है 2 दिन पहले, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज गिविंग एनी नंबर एंड देन गोइंग टू चेंज इज नॉट वारंटेड, अच्छा नहीं रहेगा। तो बट मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूं कि एक जो ईसीएल है वो इम्पैक्ट किस चीज का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट और एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ये तीन चीजों का मल्टीपल है ये। तो अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रेट जो है वेरी बिनाइन रहा है। तो अगर डिफॉल्ट रेट बिनाइन है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो ईसीएल के ऊपर बैंकों को आएगा नहीं, बैंक सस्टेन कर लेंगे, इवन मैं भी सस्टेन कर लूंगा। दूसरी बात, जो हमारे एनपीए एसेट है उसके ऊपर सबने मेरे बैंक का प्रोविजन 98.28% है, तो यहां से मुझे प्रोविजन रिलीज मिलेगा। तो और तीसरी बात, इसको ग्लाइड करने के लिए ग्लाइडिंग पाथ है अप टू 5 ईयर। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि आई विल नॉट टेक 5 ईयर, मैं तो फर्स्ट ईयर में ही ट्राई करूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक करके अपना, सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग स्मूथली। इसके अलावा अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो Q4 में हमें प्रोविजनिंग में एक स्पाइक देखने को मिला है। ये पर्टिकुलरली किस रीजन की वजह से और कौन से सेक्टर ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है? कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली डेटा देखेंगे तो हमेशा मार्च में थोड़े से, चूंकि ब्रांचेज अंडर ऑडिट रहती हैं, तो थोड़े से ऑडिटर्स, मैनेजमेंट का व्यू रहता है, तो ऑडिटर्स कुछ अकाउंट को फील कि अकाउंट एनपीए होना चाहिए, तो ये एनपीए होता है। इसलिए मार्च में थोड़े से हमेशा हिस्टोरिकली थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है मार्च में। उसके बाद थ्रू आउट द ईयर देन ये स्मूथ रहेगा, फिर तो वो कंसर्न नहीं है।
ओके, कोई कंसर्न नहीं है, अच्छी चीज़ है। विनोद जी, अच्छा फिनेंशियल ईयर 27 के लिए फिर लोन ग्रोथ साथ ही मार्जिन गाइडेंस क्या होगी सर? लोन ग्रोथ का मैंने गाइडेंस दिया है बिटवीन 11 to 13%। और मार्जिन गाइडेंस भी मैंने दिया है बिटवीन 3.15 to 3.25। मार्जिन गाइडेंस थोड़ा सा कम करने का रीजन ये है, आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ इज आउटपेसिंग डिपॉजिट ग्रोथ। उसके वजह से डिपॉजिट रेजिंग के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस है इवन इन फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ। अभी आप देखें 1 ईयर का रेट जो बल्क का है वो अराउंड 7.30 चल रहा है। तो उसके वजह से आई एक्सपेक्ट कि देयर विल बी नो रेट कट, नाइदर देयर विल बी रेट हाइक सो ड्यूरिंग द ईयर, मे बी टू अर्ली टू से, बट दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। तो उसके वजह से थोड़ा, चूंकि डिपॉजिट कॉस्ट थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा, तो आई एक्सपेक्ट सम मॉडरेट इंपैक्ट ऑन द मार्जिन, नॉट वेरी सीवियर इंपैक्ट। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आप मार्जिन पर आने वाले समय में देखेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है तो बहुत शुक्रिया, नहीं वरना और सवाल जवाब होते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन बैंक का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। 4-4.5% नीचे है पूरा बैंकिंग स्पेस से। अगर आप देखें तो आज पेन में है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड उछल रहा है, रुपए में कमजोरी है, तो ये एक ओवरऑल मार्केट पर इम्पैक्ट करता है। लेकिन नतीजे ठीक ठाक थे इंडियन बैंक के, जैसा कि चर्चा कर रही थी कंचन। मुनाफा भी बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए भी घटा है, तो सब चीज़ अच्छी थी। तो ऐसा रिएक्शन फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है स्ट्रीट पर, क्योंकि मार्केट खराब है। लेकिन एचयूएल के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। एक बार एचयूएल का फटाफट से चार्ट एक बार और लेकर आ जाइए स्क्रीन पर, क्योंकि नेस्ले का नंबर हमने देखा था, वीबीएल का नंबर देखा था, अब एचयूएल के नंबर भी ठीक ठाक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस खराब मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस। अब आप एक क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, फटाफट से वो नंबर स्क्रीन पर लेकर आ जाइए, जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर श्रेया ठाकुर या कंचन नौटियाल को टैग करके आप सोशल मीडिया पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनकर रायपुर से। दिनकर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग सभी को जी। सवाल सर आपका। मैम मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जो है 100 शेयर है 1012 की रेट पे है, और IEX का है 160 शेयर है 149 पे है। क्या मैं 3 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ? और ये IEX कब लिया था आपने? IEX लगभग 3 महीना पहले लिए थे। ओहो, क्यों लिया था IEX? क्या सोच के लिया था दिनकर जी? तो एनर्जी एक्सचेंज की उस टाइम वो कोर्ट में चल रहा था ना, हो सकता है कि पॉजिटिव उनको आ जाए। तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं IEX और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे कितना नजरिया आपका महीने की लंबी अवधि के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ दोनों ही स्टॉक्स को? जी ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से शुरुआत कर लेते हैं। और अरुण जी, 1 महीने में शानदार रिटर्न्स दिए हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न, और ये प्रॉफिट में है। 227 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट प्रति शेयर ले रहे हैं। काउंटर अच्छा है, क्या किया जाए? होल्ड कर सकते हैं? हमने 1700 तक का लेवल देखा था। जी श्रेया जी, दोनों ही स्टॉक का अगर बात करें तो इलेक्ट्रा का चार्ट जैसा कि आपने सही कहा काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, पर थोड़ा स्ट्रेच मुझे नजर आ रहा है। एक करेक्शन जरूर आ सकता है, 1100-1120 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। चूंकि ये अच्छे प्रॉफिट में है, मेरी राय यही रहेगी कि एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। चूंकि मार्केट में वीकनेस है और मल्टीपल मूविंग एवरेजेस प्राइस के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके वापस करेक्शन में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 1100 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है इलेक्ट्रा में आने चाहिए। बाकी IEX का चार्ट वीक है, IEX में बने रहने की सलाह नहीं रहेगी। IEX में मुझे लग रहा है एक बार का एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बड़ी गिरावट के संकेत स्टॉक में नजर ओके, IEX से निकलने की सलाह, वही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आप होल्ड कर सकते हैं फिलहाल। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे IEX, मैंने पूछा भी क्यों कि आपसे कि आखिर हुआ क्या है, जो क्यों लिया है स्टॉक, काफी वीक है क्योंकि, तो एग्जिट कीजिए और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमनदीप जी इटावा से। अमनदीप जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया मैम, मेरा 2 सवाल हैं। एक मेरे पास है TCS 3300 रुपए में 200 शेयर, इसका मैं एवरेज करना चाहता हूँ और इसमें मैं बने रहना चाहता हूँ अगले 5 सालों के लिए। और एक रेडा है मेरे पास जो 175 रुपए में 15,000 शेयर हैं। 175 में इरिडा, ठीक है। TCS से शुरुआत कर लेते हैं। TCS IT पैक का काउंटर, और काफ़ी वीक रहा है ये पूरा पैक, इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर है।
रुपए में थोड़ी कमजोरी आती है तो उछल जाता है, लेकिन सेंटिमेंट वीक है और जिस तरीके से पूरा एआई का माहौल है, रिजल्ट ओकेश थे इन कंपैरिजन टू डिफरेंट आईटी स्टॉक्स टीसीएस के। लेकिन अरुण जी, ये 5 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं, अब क्योंकि वीक है तो क्या इन लेवल्स पर एवरेजिंग की सलाह होगी? क्योंकि लॉस तो बहुत झेल रही है, 837 रुपये प्रति शेयर का लॉस, क्या किया जाए? देखिए श्रेया जी, टीसीएस का जो ये थर्ड मूव आ रहा है, ये करेक्शन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2200 से 2250 के आसपास तक रुक सकता है। 2250 के आसपास स्टॉक में लगभग 3-3.5 साल पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, जब स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। वो लेवल्स मुझे लग रहा है इस डाउनफॉल में वापस आ सकते हैं, क्योंकि इनका व्यू 4-5 साल का है। तो आराम से थोड़ा वेट करके एवरेज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एवरेजिंग का लेवल जो निकल के आ रहा है 2200 के आसपास है। चूंकि इन्होंने एवरेजिंग का पूछा है, इसलिए एक लेवल 2200 का जरूर नोट करें। उसी लेवल के पास एवरेज करें ताकि आपका प्राइस भी अच्छा मिले और आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिले। मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए, 2200 के आसपास स्टॉक को एवरेज करके चल सकते हैं। 2200 तक का करेक्शन टीसीएस में देखने को मिल सकता है, इसलिए वेट करने की फिलहाल तो राय है। इन लेवल्स पे अमनदीप जी आप एवरेजिंग ना करें, क्योंकि पूरा स्पेस काफी वीक है और करेक्शन देखने को मिलेगी जाहिर तौर पर। अच्छा, इरेडा, दूसरा सवाल इनका 133 पर कर रहा है कारोबार, 175 इन्होंने अपनी खरीद बताई है, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं। अच्छा, 1 महीने में इसने तो मूव्स दिखाए हैं, लगभग 18% का रिटर्न, क्या किया जाए? इरेडा होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा कमा कर देगा? श्रेया जी, बिल्कुल ओवरऑल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, और एक जो लास्ट 2 वीक्स की कैंडल बनी है, ये प्रॉपर रिवर्सल की कैंडल है, और 120-122 के आसपास अच्छा स्टॉक ने बेस बनाया है। तो स्ट्रैटेजी एक ही इनको रखनी चाहिए, इस लेवल के आसपास होल्ड करें। एवरेजिंग की सलाह नहीं है, चूंकि मार्केट अभी भी ओवरऑल साइडवेज टू वीक है। 120 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगा है, मुझे लग रहा है मोमेंटम ऊपर का जरूर बनना चाहिए। 152-154 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 154 के लेवल स्टॉक में आ सकते। ओके, ये थी राय इरेडा के ऊपर। 154 के जो लेवल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं वो पटना से राजेश जी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए, क्या सवाल? मेरे पास देवयानी इंटरनेशनल के 200 शेयर हैं, 253। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ 1 to 3 years। ठीक है, 3.5% की आज हमें जो कमजोरी है दिव्यानी इंटरनेशनल के अंदर देखने को मिल रही है। 253 की आपने बाइंग बताई है और 200 शेयर्स, नो डाउट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो हमें डाउनसाइड है वो देखने को मिल गया है। करीब करीब जो आपका पैसा है वो आधे से ज़्यादा कम होता हुआ दिखाई दिया है। 31% की गिरावट हमें पिछले 1 साल में देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते काफ़ी एक शानदार मूव्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, स्पेसिफिकली कल से लेके आज तक तो एक अच्छा खासा अपमूव इसने दिखाया है। अरुण जी, क्या करा जाए यहाँ पे दिव्यानी इंटरनेशनल, क्योंकि स्टॉप लॉस आई अज्यूम यहाँ पे लगाया नहीं गया है, तभी जो पैसा है इतना कम हो गया है। देखिए, देवयानी का चार्ट अच्छा है, पर देवयानी और सफायर इन दोनों का मर्जर होना है, तो वो चीज ये जरूर ध्यान रखें। बाकी टेक्निकली अगर देखें, एक बाउंस स्टॉक में आ सकता है, काफी ऊपर की बाइंग है। वो लेवल्स के आने के आसार काफी कम है, तो एक तो कॉर्पोरेट एक्शन है, उसका जरूर ध्यान रखें। और जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 143 से 145 तक के लेवल जरूर आ सकते हैं, तो उस लेवल के आसपास तक का वेट जरूर करना चाहिए। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन किस हिसाब से होता है, क्या उसका डेट है, उसका जरूर ध्यान रखें। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी, 143 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, उस लेवल के आसपास वापस स्टॉक को जरूर रिव्यू करें। ओके, तो ये थी राय दिव्यानी इंटरनेशनल में, तो एक बार आपको वापस से लेवल्स आते ही रीविजिट करना जरूरी है। अरुण जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और जितने सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि मनीषा जी आपके साथ जुड़ने वाली है क्रिप्टो कॉर्नर में। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं 250 डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के CEO क्रिस्टोफर पर्किंस। क्रिस्टोफर नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्रिप्टो स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि अप्रैल में अगर जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं उसे एनालाइज किया जाए तो खरीदारी दिखी ETFs में, इंस्टीट्यूशंस में, कैसे आप समराइज करेंगे इस महीने को? Absolutely. What crypto has shown in recent months is that this is a very resilient asset. The setup is very constructive, despite the fact that a lot of geopolitical pressures have pushed on risk assets. You've seen Bitcoin actually staying quite resilient. And if you look at the chart of Bitcoin versus gold,
particularly in the last month, since Iran kicked off, it's really up and to the right. And so I'd say across the board, this is an asset class that continues to institutionalize. We're in an institutional era. Those institutions are slowly marching forward, whether it's gaining their exposure through the ETF or other products. It's a very, very interesting time. And what I'm looking for is what happens after situation in Iran stabilizes. I think this is an asset class that is poised to really break out. क्रिस्टोफर, अगर हम क्रिप्टो का एज अ रिजर्व करेंसी यहाँ पर देखें तो आपको क्या लगता है किस तरह के इवॉल्वमेंट्स और किस तरह का पुश यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि यूएस के काफी ऑफिशियल्स अब इसकी बात करने लगे हैं? The regulatory environment couldn't be more favorable today in the United States. So Chairman Atkins, Chairman Selig, both of whom we know very well, they're really leaning forward and they're positioning the U.S. to be the crypto capital of the planet, irregardless of what happens with laws. The U.S. passed the Genius Act, and what you're going to see that is as time goes on, they're finalizing the regulatory parts of that law. You're going to see that lead to an absolute proliferation of stablecoins. And as we approach clarity, it's really up in the air right now whether that law gets passed. I would say it's a coin flip, as we say in the United States. Right now, there's some discussions around ethics. There's been discussions around interest on stablecoins. If we get it done, I think it's going to be very, very positive, perhaps unleashing animal spirits in the crypto space. If it doesn't get done, it's okay. Why? Because we will have years of precedent from the regulators who are now focused on things like very basic things that should have been table stakes, like taxonomy. What is crypto? Is it a commodity? Is it security? We have very well-trodden regulatory regimes for both of these asset classes. The issue was we didn't know which bucket to put it in. And so irregardless of clarity, we think that we're going to have regulatory clarity either way. And that really sets the conditions for greater institutional adoption, because institutions, they need to know what the regulations are. And it's very difficult for them to operate in the space without that clarity. The great news is that clarity is coming together quite nicely. अगर 2024 और 25 की बात की जाए तो हमने एक्विजिशंस और मर्जर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे आते हुए देखे हैं। आपको लगता है 2026 में हम उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ देखेंगे? It's a great question. As I thought through my predictions coming into this year, I predicted that M&A was going to be at the forefront within the crypto space. And let me tell you why. We are in a crypto institutional era for sure. And many of these institutions in the last few years, they really weren't comfortable building in the space because the regulatory situation was uncertain. Now they have more risk for not being in crypto than being in it. And it's a race. It's an arms race. The stakes are so high. Think about it. Equity markets around the globe have about $127 trillion market cap. Those markets are tokenizing in real time. Why? Because tokenized markets are better markets. I'm a fiduciary. If I want to risk manage my book when the U.S. invades Venezuela on a Friday night, I can only do it if those assets are tokenized and they unlock 24/7 markets. Moving to 24/7 markets are inevitable. To get there, you either have to build or buy. My sense is that across the board, many institutions are, because again, it's an arms race. They're going to have to buy. And so watch the M&A space. I think it's only getting started. And I think as we progress through the year, you're going to see a couple more blockbusters. क्रिस्टोफर, क्रिप्टो मार्केट को अगर हम ओवरऑल तरीके से यहाँ पर देखें तो क्लियरली नए प्रोडक्ट्स, नए प्रोसीजर्स यहाँ पर आ रहे हैं। कितनी स्केलिंग कैपेबिलिटीज आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? Right. So I'm the CEO of 250 Digital, and recently Franklin Templeton announced our acquisition. This is an incredibly exciting time for us, and I'll tell you why. Franklin Templeton is one of the greatest asset managers in the world. In 2018, Jenny Johnson, Sandy Collin team said, wait a second, this crypto thing is going to be a very, very big deal. We're going all in. And since that time, they've created an incredible foundation. And now what we are doing is we're going to come in to really solve the problems of all those clients. And around the world, clients now know
This is an asset class. It's a real asset class. It's a special asset class. It's an asset class that I need compliant access to. I need to have exposure to it. And who better than someone like Franklin Templeton to help guide them on that journey? And so we're here to build scalable solutions for our global clients. And I'm telling you, I could not be more excited about the asset class, about Franklin Templeton, and the prospects to really scale the crypto asset management business. एंड फाइनली क्रिस्टोफर, अगर आप क्रिप्टो को प्रोडक्ट्स और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, किस तरह से आप बाकी का 2026 देखते हैं इन सेंस ऑफ खरीदारी, रिटेल या इंस्टीट्यूशनल, और क्या बड़ी चीज़ें आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? Well, for sure. I think one of the things people like to just put crypto into one bucket. And that's really the wrong way to think about it. Crypto tokens are a wrapper, and you can pretty much wrap anything. You can wrap an equity, you can wrap a bond. And by tokenizing an asset, it unlocks 24/7 markets. As we get into crypto native assets, each and every one of those assets has different fundamentals. And what we try to do is we try to evaluate those fundamentals, try to assess what the valuation and the value of those fundamentals are in the long term, and that's how we inform our strategies. And so, our job is to help navigate our clients to very customizable solutions based on underlying fundamentals, and that's what we're here to do. क्रिस्टोफर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए क्रिप्टो कॉर्नर पर, और वो सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह की हैपनिंग्स हैं, प्रोसेसेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे और लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 आशीष चतुर्वेदी के साथ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। को